नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में आपका रिजल्ट आया हुआ है यूजीसी नेट का। या बहुत लोग अभी लास्ट ईयर में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, जेआरएफ वगैरह हुए हैं या नेट क्वालिफाई हुए हैं, तो वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एडमिशन लेने टाइम सबसे बड़ी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। तो उसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो जो लोगों को नहीं पता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है तो वो लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस सेगमेंट में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपना रिसर्च टॉपिक कैसे डिसाइड करें। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे जो ये रिसर्च टॉपिक होता है, जो रिसर्च टॉपिक, तो ये जो रिसर्च टॉपिक दोस्तों होता है इसी को कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो आपका मेन आपको क्या पता करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी वही आपका रिसर्च टॉपिक हो जाएगा। तो हम इस सेगमेंट में दोस्तों हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आप लोग अपने रिसर्च टॉपिक को कैसे पता कर सकते हैं। और रिसर्च टॉपिक कैसे दोस्तों पता होगा, आपको रिसर्च गैप पता करना होगा कि रिसर्च गैप क्या है। तो ये रिसर्च गैप कैसे पता चलती है ये हम लोग वीडियो के सेकेंड सेगमेंट में जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि आप लोग अपने अपने आप से कैसे पता कर सकते हैं कि रिसर्च टॉपिक के आप 50% तो आपके ऊपर है और 50% आपको रिसर्च गैप से पता चलेगा। ये दोनों आपको अगर आप पता कर लेंगे, अपने आप से पूछ लेंगे 50% और 50% आप अपने ये रिसर्च गैप से पता करेंगे। तो ये दोनों दोनों ये तथ्य जो हैं ये कैसे जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, रिसर्च टॉपिक और रिसर्च गैप। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है। जो भी टॉपिक की चर्चा की जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड चपरासी खलासी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, जितने भी अभी तक उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आए हैं तुरंत इन द स्पॉट उसे वहीं पे सॉल्व कर लिया जाता है। तो जो लोग इतिहास पढ़ने के इच्छुक हों निःशुल्क, तो वो इससे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि रिसर्च टॉपिक कैसे पता करें और रिसर्च गैप कैसे पता करें। तो सबसे पहले आपको रिसर्च टॉपिक जो 50% है जो आपको अपने आप से पूछना होगा, और 50% कैसे गैप पता करेंगे वो हम लोग सेकेंड सेगमेंट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी रुचियों के व्यापक शोध क्षेत्र का पहचान करना होगा। कैसे, मान लिया किसी का इतिहास विषय है, हिस्ट्री विषय है, तो उसे पता करना होगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है। प्राचीन इतिहास में है कि मध्यकालीन इतिहास में है कि आधुनिक इतिहास में है। तो आपको एक तो व्यापक शोध क्षेत्र का पहचान करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप, कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मध्यकालीन इतिहास से रिसर्च करना है, तो आपको मध्यकालीन इतिहास के जिस सेगमेंट पे भी रिसर्च करना हो उस विस्तृत क्षेत्र को आपको उपक्षेत्रों में विभाजित करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आउटलाइन एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। दूसरा करना है चूज ए टॉपिक, हिंदी में इसे कहेंगे विस्तृत क्षेत्र को उपक्षेत्रों में विभाजित करना। तीसरा दोस्तों जो आपने उपक्षेत्रों में बांटा है उसको क्या करना है, किसी एक उपक्षेत्र का चयन करना है, यानी नेरो योर टॉपिक। और दोस्तों आपको ये भी करना है कि जब आपका एक उपक्षेत्र में से एक आप अपने टॉपिक को चेंज कर लें उसके बाद आपको अनुसंधान प्रश्न उठाने हैं, रिसर्च प्रॉब्लम। ये रिसर्च प्रॉब्लम आपको कैसे पता चलेगी दोस्तों, रिसर्च गैप से पता चलेगी। तो रिसर्च गैप हम लोग कैसे पता करेंगे उसकी अभी सेकेंड सेगमेंट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने रुचियों के हिसाब से अपना एक व्यापक शोध क्षेत्र पहचान कीजिए, कौन से सेगमेंट में आप रिसर्च करना चाहते हैं, प्राचीन इतिहास मध्य, फिर जिस कालखंड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसे उपक्षेत्र में बांटें। जैसे किसी को कैसे मध्यकालीन इतिहास में रिसर्च करना है तो मध्यकालीन इतिहास में कई सेगमेंट आ जाएंगे, गुलाम डायनेस्टी आ जाएगी, खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी, तुगलक आएंगे, मुगल आएंगे। तो आपको किस एरिया में करना है, आपको उपक्षेत्र में बांटना है, यानी मतलब एक छोटा पोर्शन। और फिर आपने कैसे बांट लिया, कैसे इतिहास में ही मध्यकालीन में आपकी चर्चा कर ली जाए तो किसी ने मध्यकालीन में किया तो उसके उपक्षेत्र क्या होंगे, ये वंश, जैसे तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश। फिर उपक्षेत्रों को मान लिया किसी ने डिसाइड किया कि मुझे जो रिसर्च करना है मुगल काल से करना है, तो फिर मुगल में ही आपको उपक्षेत्रों में बांटना होगा, किसी एक टॉपिक का एक का चयन होगा, उपक्षेत्रों में से किसी एक का चयन करना होगा। फिर आप जो भी टॉपिक अपना चूज करेंगे उससे आपको रिसर्च प्रॉब्लम उठानी होगी कि आप जिस टॉपिक का रिसर्च करना चाहते हैं उसमें समस्या क्या है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अपना रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे, तो वो इंटरव्यू बोर्ड वाला यही पूछेगा, मतलब जो आपके सामने प्रोफेसर बैठे होंगे, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप इस टॉपिक में क्या रिसर्च करना चाहते हैं, समस्या तो बताइए, आप क्या करेंगे इस टॉपिक में।
तो आपको यही उस टॉपिक को चेंज करने के बाद आपको रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढनी है कि अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो क्या रिसर्च करेंगे। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे रिसर्च गैप से। तो इस ये कैसे पता करेंगे, इसकी हम लोग सेकेंड सेगमेंट में चर्चा भी करेंगे। फिर अंतिम में होता है कि दोस्तों अपने आप उद्देश्यों को तैयार करें, कि आइडेंटिफाई द पर्पज फॉर स्टडी। कि आपने मान लिया कोई एक टॉपिक डिसाइड भी कर लिया है, उस पर आप रिसर्च प्रॉब्लम भी पता कर ली है, तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए, मतलब पर्पज होने चाहिए, आप उस टॉपिक पे रिसर्च करना क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च मतलब ये ऑब्जेक्टिव हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे लिखे जाएंगे, इस वीडियो में हम उसकी भी सेगमेंट की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों उसके साथ साथ आपको ये भी मतलब करना है कि आपको रीड अबाउट योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। टॉक टू योर कलीग्स, अपने दोस्तों या सहपाठियों के साथ बात करनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड। और फाइंड आउट व्हाट अदर डूइंग, तो ये भी आपको करना है। आपको ये जो आप यहाँ पे रिसर्च गैप पता करने का जो हम लोग बताएंगे, उसी से आपको पता चलेगा। जब आप रिसर्च गैप के बारे में पता करेंगे कि रिसर्च गैप क्या है, इसकी अभी चर्चा करते हैं, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि और लोग क्या कर चुके हैं या क्या किए हैं, वो कैसे देखेंगे, उसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको आगे बढ़ने से पहले ये जितने भी हमने सेगमेंट की अभी चर्चा की है कि एक व्यापक शोध क्षेत्र की पहचान करें, विस्तृत क्षेत्र को उपक्षेत्रों में विभाजित करें, उपक्षेत्रों में एक का चयन करें, अनुसंधान प्रश्न उठाएं, उद्देश्यों को तैयार करें। इन इन ये पांचों स्टेप जो होते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका रिसर्च टॉपिक लगभग आप 90% समझो आपका टॉपिक आपको डिसाइड हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो इनके एग्जाम्पल से पांचों चरणों को समझेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो रिसर्च गैप कैसे पता कर सकते हैं, इस तरीके से पता कर सकते हैं। सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन होते हैं, कुछ होते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक में दोस्तों खुद आप आ जाते हैं सेल्फ, कैसे आप अपना टॉपिक आपका क्या होता है, बदलता रहता है कि आप इससे इस टॉपिक पर रिसर्च करें, फिर इस टॉपिक पर रिसर्च करें, इस टॉपिक पर रिसर्च करें, कहीं आप मध्यकालीन में जाएंगे, कहीं मॉडर्न में जाएंगे। और अदर पीपल से भी, ये लोगों के भी विचार आपको नए नए, आप जितने लोगों से मिलेंगे वो आपको नई नई बातें बताएंगे, और आप उसमें और कंफ्यूज होंगे कि किस टॉपिक पर रिसर्च करें। कोई बताएगा कि इसका लिटरेचर नहीं मिल रहा है, कोई कुछ बता देगा। तो ये तो हो गया डायनेमिक। स्टैटिक पोर्शन में क्या रहेगा, आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक जो आप ढूंढेंगे, तो उसमें स्टैटिक क्या है, आप बुक्स, आपका वो कंटेंट कभी बदलेगा नहीं जो किताब में लिखा है। जर्नल्स हो गए, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई, टेक्निकल रिपोर्ट्स हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, सेमिनार रिपोर्ट हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, टेक्स्ट बुक हो गए, और डेटा बेसेज हो गए। तो ये क्या है, सब स्टैटिक पोर्शन। आप इनसे भी रिसर्च अपनी गैप पता कर सकते हैं और रिसर्च प्रॉब्लम भी पता कर सकते हैं। लेकिन आप इनसे कैसे पता करेंगे, और अभी तक कितनी थीसिस वगैरह हो चुकी हैं, कैसे आप उन थीसिस को देख सकते हैं जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है इंडिया में, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अब समझते हैं, आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च जो टॉपिक है उसके सोर्स क्या हैं, तो आप इनसे पता कर सकते हैं। इनसे कैसे आगे चर्चा करते हैं। अब हम दोस्तों जो हम लोगों ने 5 चरणों की बात की थी अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पहले आपका स्टेप होता है अपनी रुचियों को व्यापक शोध क्षेत्र, फिर उपक्षेत्रों में कैसे बांटना है, एक का चयन कैसे करना है, अनुसंधान प्रश्न कैसे बनाने हैं, उद्देश्यों को कैसे तैयार करना है। अब हम लोग ये पांचों स्टेप को बारी बारी से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे रिसर्च गैप को समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि अपनी रुचियों के व्यापक शोध क्षेत्र की पहचान। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक शोधकर्ता आप हमेशा अपनी रुचि, ज्ञान, विशेषज्ञता के आधार पर एक व्यापक शोध क्षेत्र के पहचान के साथ शुरू करता है। यहाँ आमतौर पर एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसका एक शोधकर्ता जांच करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कैसे किसी कोई मध्यकालीन इतिहास में रिसर्च करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले अपने एक व्यापक शोध क्षेत्र की पहचान कर ली उसने। अब कैसे मैं सोशियोलॉजी में इसे अप्लाइड कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल क्या है, कैसे सामाजिक विज्ञान में एक शोधकर्ता गरीबी में कमी, अधिक जनसंख्या, संघर्ष समाधान, अपराध नियंत्रण, बेरोजगारी, राजनीति का स्थिरता, न्याय प्रणाली, पारिवारिक मुद्दे, सांस्कृतिक प्रथाएं,
सामाजिक एवं धार्मिक विखंडन जैसे अनुसंधान क्षेत्रों का चयन कर सकता है। ये दोस्तों ये सब व्यापक शोध क्षेत्र हैं। कैसे बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी पे डायरेक्ट रिसर्च नहीं होगी, ये सब व्यापक क्षेत्र हैं। बेरोजगारी के उप क्षेत्र आपको कोई उठाना होगा, वो कैसे उठाया जाएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जिन्हें शोधकर्ता सीधे शोध विषय के रूप में नहीं माना जा सकता है, इन व्यापक शोध क्षेत्रों में से प्रत्येक के कई उपक्षेत्र हैं तथा उन सभी उपक्षेत्रों में से एक एक एकल शोध अध्ययन को शामिल किया नहीं किया जा सकता है। हालांकि बड़े क्षेत्र में प्रत्येक उपक्षेत्र को एक शोध विषय के रूप में माना जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये व्यापक शोध समझ में आ गया होगा, कैसे गरीबी, अपराध नियंत्रण, संकट समाधान। अब इन्हें उपक्षेत्रों में कैसे दोस्तों बांटा गया है ये भी समझ लीजिए। अब इस पे हमने आप लोगों के लिए कुछ लिखा भी है। कैसे एक बार एक व्यापक शोध क्षेत्र के चयन करने के बाद इसे एक विशिष्ट विषय में संकुचित कर दिया जाता है, जो एक शोधकर्ता के लिए शोध योग्य तथा प्रबंधनीय होता है, जिसमें व्यापक क्षेत्र के को उपक्षेत्र में विभाजित करना तथा अनुसंधान के लिए एक उपयुक्त उपक्षेत्र खोजना शामिल है। दोस्तों इसमें आपको क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप ये उपक्षेत्रों में से क्यों चयन करते हैं। मान लिया आपने पूरा मध्यकालीन इतिहास का कोई टॉपिक ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मध्यकालीन इतिहास के मनोरंजन के साधन पे टॉपिक करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो शोध योग्य आपने टॉपिक हुआ है बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। इसमें आपको इस पूरे टॉपिक को प्रबंध करना और एक निश्चित टाइम पीरियड में अपनी थीसिस को कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आपको क्या करना है, एक विस्तृत क्षेत्र में से एक उपक्षेत्र को मतलब छोटे सेगमेंट को मतलब जो आपको चूज करना है। अगर आप किसी में आप समझ कृषक आंदोलन के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि आपने अभी तक प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक जितने भी कृषि आंदोलन हैं उन पर रिसर्च कर डाली है। सबसे यही नियम यही है कि आप एक टाइम पीरियड ले लें कि सन 1800 से सन 1950 तक जितने कृषि आंदोलन हुए हैं, कृषक आंदोलन हुए हैं, तो कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए हैं, क्यों हैं, उस पर रिसर्च करना। तो आपको एक रिसर्च में टाइम पीरियड लेना ही होगा, चाहे आपका कोई भी विषय हो। अगर इकोनॉमिक्स वाला भी है तो उसे भी एक टाइम पीरियड लेना होगा कि सन 1700 से सन 2000 तक। दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे एक शोधकर्ता एक व्यापक क्षेत्र घरेलू हिंसा है, जो अभी हम लोग पहला हेडिंग समझे थे। मान लिया उसमें कोई टॉपिक है घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा का सब टॉपिक क्या हो सकते हैं। घरेलू हिंसा का चयन करता है, इसमें विस्तृत क्षेत्र को निम्नलिखित उपक्षेत्रों में बांट सकते हैं। दोस्तों घरेलू हिंसा के सब उपक्षेत्र क्या हो सकते हैं, जैसे परिवारों का प्रोफाइल जिसमें घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा के पीड़ितों का प्रोफाइल, अपराधियों का प्रोफाइल, घरेलू हिंसा के प्रकार, घरेलू हिंसा के कारण, परिवार पर घरेलू हिंसा का प्रभाव। आप किसी एक टॉपिक पे इस पे रिसर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों आप उपक्षेत्रों में विभाजित करना समझ गए हैं। अब हम लोग तीसरे सेगमेंट पे चलेंगे कि उपक्षेत्रों का चयन कैसे करें। उपक्षेत्रों में से एक का आपको चयन करना है। तो एक शोधकर्ता के लिए समय और मौद्रिक संसाधन यानी पैसे के संसाधन, एक तो आपके पास एक टाइम भी एक निश्चित होता है कि आपको 5 साल 3 साल 4 साल में आपकी थीसिस कंप्लीट करनी है। तो आपको एक एक शोधकर्ता के लिए समय तथा मौद्रिक संसाधनों जैसे सीमित संसाधनों के कारण सभी उपक्षेत्रों का अध्ययन करना संभव नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आप चाहें कि आप इस सभी सेगमेंट पे मतलब थीसिस करें या पूरे मध्यकालीन इतिहास पे रिसर्च करें, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास इतने मौद्रिक संसाधन भी नहीं होंगे और ना इतना टाइम है कि आप इतने बड़े सेगमेंट पे रिसर्च करें। तो इसी तरह एक शोध अध्ययन के लिए विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र को संबोधित करना होता है। मैं आप लोगों को चर्चा भी कर चुका हूँ अभी पिछली वाली स्लाइड मतलब पहले वाले, कि अभी आपको एक टाइम पीरियड लेना होगा ताकि इसका संपूर्ण अध्ययन किया जा सके। यदि एक बहुत व्यापक क्षेत्र का चयन किया जाता है तो एक शोध अध्ययन इसके हर पहलू को खोज में न्याय नहीं कर सकता है, जिसका कारण यह है कि किसी बड़े क्षेत्र की सीमाएं उसकी संपूर्णता की पहचान कभी भी आसान नहीं होता है और शोधकर्ता अनुसंधान क्षेत्र के अन्य पहलुओं को छोड़कर अनावश्यक रूप से कुछ पहलुओं पर अधिक ध्यान दे देता है और तथा शोधकर्ता अपने शोध के लिए व्यापक क्षेत्र के उपक्षेत्रों में किसी एक का चयन करना चाहिए। दोस्तों आपको हम ये समझाना चाहते हैं, आप एक ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक ले लिया तो आप क्या करेंगे कि आप उस टॉपिक के साथ उचित न्याय करना आपके लिए मुश्किल होगा कि या तो आप इस पे आप अधिक फोर्स कर देंगे या तो आप इस पे अधिक लिख डालेंगे। तो आप इसीलिए कोई एक निश्चित टाइम पीरियड का आप एक टॉपिक उठाइए। तो आप तीसरा भी पॉइंट समझ गए होंगे। तो यहाँ तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये भी कुछ लाइनें आप देख लीजिए। यहाँ अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान को व्यवहार तथा प्रबंधनीय बनाता है। उपक्षेत्र का चुनाव शोधकर्ता की रुचि, ज्ञान
अनुसंधान विशेषज्ञता के साथ साथ उपक्षेत्रों को सामान्य महत्व पर भी निर्भर करता है। तो आप लोग तीसरा भी पॉइंट समझ गए हैं। दोस्तों अभी रिसर्च गैप कैसे पता करें, पुरानी थीसिस कैसे देखें, वो भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे चौथे पॉइंट पे। टोटल कितने हैं? 5 पॉइंट। कि अनुसंधान प्रश्न कैसे बनाएं, आपको रिसर्च क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं। तो मान लिया ये आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं स्पीड से। एक विशिष्ट उपक्षेत्र का चयन करने के बाद शोधकर्ता को यह सोचना होगा कि इस उपक्षेत्र के बारे में क्या पता लगाने की आवश्यकता है। अर्थात शोधकर्ता को चुने हुए उपक्षेत्रों से संबंधित प्रश्न उठाने होते हैं। कैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया है, उससे आपको क्या, आपके प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो वो कैसे उठाएंगे, जिनका उत्तर शोध के माध्यम से आपको देना है। दोस्तों आप लोग रिसर्च प्रपोजल में क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसर्च क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ समस्याएं उठाएंगे, और रिसर्च में क्या करेंगे, उन्हीं समस्याओं का हल निकालेंगे। तो ये प्रश्न उठाने होते हैं जिनका उत्तर शोध के माध्यम से आपको देना होगा। और इसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता द्वारा कई शोध प्रश्न उठाए जा सकते हैं। आप लोग कई शोध प्रश्न उठा सकते हैं। हालांकि केवल उसमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्नों का चयन किया जाना चाहिए। ये नहीं आप उल्टे सीधे प्रश्न उठाने लगे उस टॉपिक से। ये हम लोग अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे प्रश्नों की कुल संख्या विषय की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो अंततः शोध थीसिस के समग्र लंबाई को भी निर्धारित करती है। दोस्तों आप लोग जितने भी ज़्यादा रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड समस्याएं उठाएंगे, तो उतना ही आपकी थीसिस भी लंबी हो जाएगी। अगर आप कम कुछ समस्याएं उठाएंगे तो उनका सल्यूशन भी कम में आ जाएगा। तो ये आप जितनी भी समस्याएं उठाएंगे उससे आपकी शोध की क्या होती है, आपकी शोध की थीसिस उतनी ही मोटी तैयार होगी, ज़्यादा पेजेज हो जाएंगे। तो दोस्तों अब इस पॉइंट को, ये अनुसंधान प्रश्न कैसे उठाए जाते हैं, ये भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक चर्चा, ये सब टॉपिक किसी ने उठाया है कि घरेलू हिंसा के कारण। ये आप किसी ने टॉपिक इस पे रिसर्च करना है किसी को, घरेलू हिंसा के कारण। तो इससे क्या क्या प्रश्न दोस्तों उठाए जा सकते हैं कि निरक्षरता घरेलू हिंसा को कैसे प्रभावित करती है, आपको ये रिसर्च करनी है। कि क्या, दूसरा आपको प्रश्न उठाया है, क्या घरेलू हिंसा के लिए गरीबी जिम्मेदार है, इस पे रिसर्च आपको करनी है, इसका सल्यूशन ढूंढना है। और तीसरा आपने क्वेश्चन उठाया घरेलू हिंसा के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी प्रश्न बना सकते हैं, 8, 10, 20, 25, 30। तो आपको ये अपने टॉपिक से प्रश्न उठाने हैं। कैसे उठाएंगे ये हम लोग जानेंगे रिसर्च गैपिंग से। अब दोस्तों हम लोग लास्ट में आपको चर्चा करते हैं कि उद्देश्यों को दोस्तों कैसे तैयार करते हैं। तो उद्देश्यों को, जो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैसे आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये कैसे होते हैं, आप लोगों ने अगर रिसर्च प्रॉब्लम बना ली, जैसे भी हम लोगों ने अभी पिछली चौथा पॉइंट जो देखा था रिसर्च प्रॉब्लम, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव उसी के आप तुरंत लिख डालेंगे। मेन चीज़ है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम पता करना है। ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे इसके भी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक शोधकर्ता शोध प्रश्न बनाने के बाद शोध उद्देश्यों को पता लगाता है। यह मूल रूप से शोध प्रश्नों से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों जो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आपके जो अभी आपने रिसर्च प्रॉब्लम बनाई है, शोध समस्या बनाई है, उसी से पता चल जाएंगे जो रिसर्च क्वेश्चन बनाए हैं। तो जैसे दोस्तों शोध प्रश्नों और उद्देश्यों के बीच अंतर उनके लिए लिखे जाने का तरीका है। जैसे शोध प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और उद्देश्य यहाँ क्या होते हैं, लक्ष्य उन्मुख वाक्य। दोस्तों कैसे आपको लिखना है ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव, ये जो आपकी मतलब रिसर्च समस्या क्वेश्चन थे, आपकी शोध प्रश्न थे, उन पे वो दोस्तों कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और उद्देश्य दोस्तों कैसे होते हैं, लक्ष्य उन्मुख बयान। तो आप आसानी से लिख लेंगे अगर आपको प्रश्न ये पता है, शोध प्रश्न पता है, तो आप ये आसानी से लिख देंगे उद्देश्य। कैसे लिखे जाएंगे देखिए दोस्तों। कैसे, एग्जाम्पल, एक आसान तरीका क्रिया उन्मुख बयानों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे किसी का टॉपिक है घरेलू हिंसा के कारण, तो इसे, ये उसका टॉपिक है, इससे अभी हम लोगों ने शोध प्रश्न उठाए हैं। अब पिछली अभी हमने चौथा पॉइंट हम लोगों ने दोस्तों चर्चा की थी शोध प्रश्न। अब शोध ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा कि इसमें क्या होगा, पहला वही कन्वर्ट हो जाएगा घरेलू हिंसा पर निरक्षरता के प्रभाव की जांच करने के लिए। दूसरा हो गया घरेलू हिंसा पे गरीबी के प्रभाव का पता लगाने के लिए। लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को जानने के लिए घरेलू हिंसा याद। ये तो दोस्तों कैसे कन्वर्ट हुए हैं, सब चौथे पॉइंट अभी हम लोगों ने जिसकी चर्चा की थी उसी को आप क्रिया उन्मुख बयानों में लिख दीजिए। तो आज दोस्तों हम लोगों ने पहला सेगमेंट तो हम लोगों का क्लियर हो गया है
कि आपको क्या करना है, एक व्यापक शोध क्षेत्र उपक्षेत्र में बांटना है, एक का चयन करना है और अनुसंधान प्रश्न उठाने हैं और उद्देश्यों को तैयार करना है। ये तो इससे तो आप लोग अपने आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रिसर्च का, मतलब आपका कौन सा टॉपिक होगा। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे कि रिसर्च गैप कैसे पता करें, कि अभी कहाँ पे काम हो सकता है। आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट है उस पर, अब दोस्तों हम लोग अब उस पर चर्चा करेंगे कि पुरानी थीसिस वगैरह आप लोग कैसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपको जिन लोगों को पहला सेगमेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी जो मित्र हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले सेगमेंट पे कि रिसर्च गैप कैसे पता करें। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं वीडियो के सेकेंड भाग में। अब इसमें दोस्तों हम लोग क्या पता करेंगे कि रिसर्च गैप कैसे पता की जाती है। और दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे अब हम लोग ये भी देखेंगे कि आप लोग पुरानी थीसिस कैसे देख सकते हैं और आपको ये कैसे पता चल सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम हुआ किस डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है शोध गंगा। तो ये पहली वेबसाइट आएगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, इस वाले पे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम लोग पहुंच जाएंगे दूसरे इसके वेबसाइट पे। तो दोस्तों जैसे ही वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो इसमें आप लोग क्या क्या देख सकते हैं। आप इसमें थीसिस देख सकते हैं, अभी तक कितनी थीसिस इसमें शोध गंगा पे अपलोड हो गई है। उन 3,95,875 थीसिस इस पे पड़ी हैं दोस्तों, समझिए कितनी ज़्यादा पड़ी हैं। इसमें दोस्तों सिनॉप्सिस भी पड़े हैं कितने, 9409। और दोस्तों इसमें ये फेलोशिप रिपोर्ट भी पड़ी हैं 61। तो ये आप लोग सब देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हम लोग जब इसके ये वेबसाइट शोध गंगा पे पहुंच जाएंगे तो दोस्तों हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये यहाँ पे लिख के आ गया दोस्तों टॉप 10 यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे आपको ये जो यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है और शोध गंगा पे अपलोड हो चुकी है तो उनकी चर्चा की गई है। जैसे किसी बच्चे को, आपको यहाँ पे किसी को क्या देखना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कितनी रिसर्च हुई है किस किस विभाग में। तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप पंजाब यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये शोध गंगा में क्या खुल के आ जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी, कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी तक कितना काम हो चुका है। जैसे ये लिख के आ गया, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कितनी थीसिस पड़ी हैं, 8247। ऐसे ही आप लोग सभी यूनिवर्सिटियों में चेक कर सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, या कोई साउथ का बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो वो साउथ की अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर सकता है। तो आप लोग अपने विभाग की कैसे चेक करेंगे, आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक ईयर वाइज आएगा कि 2020 से 22 में कितनी थीसिस सबमिट हुई, 503। इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने डिपार्टमेंट चेक करना है। तो दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो पंजाब यूनिवर्सिटी में है इतने डिपार्टमेंट में है। तो आप लोगों का कैसे, सपोज दैट किसी का कोई सब्जेक्ट है इतिहास, तो वो इतिहास से नीचे रिलेटेड नीचे और आएगा तो उसे अपना सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये पढ़ी है पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी तक कितना रिसर्च हुआ है, 142। तो आप लोग यहाँ इस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतिहास में रिलेटेड जितना भी यहाँ पे काम हुआ होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पे सब सब ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, आप लोगों को शोध गंगा पे जाना है। आपको जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी थीसिस हुई हैं आपने डिपार्टमेंट में, आपको वो चेक करना है। कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में दोस्तों ये सब थीसिस हुई हैं, सबमिट हो चुकी हैं। ये कब अपलोड हुई है, 24 जून 2022 को, इसी साल अपलोड हुई है। हिस्ट्री लिटरेचर इंटरफेस ए स्टडी या पंजाबी सोसाइटी 1900 से 1966। यही दोस्तों मैं आप लोगों को भी बताया था कि आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड करना होगा। कैसे इन्होंने 1900 से 1966 डिसाइड किया। तो दोस्तों आपको ये सब थीसिस वगैरह देखनी होंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन कौन से थीसिस पे काम हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे ये प्रोफेसर का भी नाम लिखा होता है कि इसमें गाइड कौन सा है। तो आप लोगों को कैसे, कोई मान लिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहता है तो वो कोई अगर उसी की प्रोफेसर कोई परिचित में है, मतलब किसी का नाम सुन रखा है, तो वो ये भी देख ले कि किस प्रोफेसर के अंडर में कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग जब ये रिसर्च पढ़ेंगे और कई यूनिवर्सिटियों के रिसर्च देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तक कौन कौन सा क्या क्या काम हो चुका है। तो आपको इससे ये
नई नई आइडिया मिल जाएंगे, तो आप एक डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे काम हम कर सकते हैं। तो जब आप अपना वो डिसाइड कर सकते हैं और जब आप ये थीसिस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन वगैरह भी आप फॉर्मेट कर जाएंगे। दोस्तों अभी भी आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसका किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों बस मुझे लगता है कि आपका रिसर्च समस्या या रिसर्च टॉपिक ये डिसाइड करने में अब तक बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगले किसी अन्य सेगमेंट पे फिर दोस्तों मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।